जो रुझान आपको दिख रहे हैं इसमें मुश्किल 10 सीटों का अंतर आएगा। अच्छा जी, ये ओवरऑल 10 से 12 सीटों का ही अंतर आएगा। जो अंतिम काउंटडाउन में जो अंतिम चरण का जो होता है, नीतीश कुमार ने दिया है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद उनके मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। विपक्ष के जो हमारे नेता हैं तेजस्वी, उनके द्वारा तो ये पूरे चुनाव काल में इसी बात का ही फोकस था। यहाँ तक कि जन सुराज के द्वारा भी आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर वो अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों का नाम बता दे तो उसी दिन से वो राजनीति छोड़ देंगे या उनके समर्थन में आ जाएंगे। विपक्ष का काम है प्रोपेगेंडा फैलाना या जो बातें करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास एक ऐसा वोट बैंक है जो भारतीय राजनीति के हिसाब से आप देखें तो बहुत कम लोगों के पास ऐसा अवेलेबल है। उनकी अपनी जाति के हिसाब से कोई वोट बैंक नहीं है। अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट, वो लड़कियां क्या महागठबंधन को वोट करती है? क्या महागठबंधन को वोट करती है? उनकी माँ जब बताती होगी कि 4 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, स्कूल और हायर स्कूल का प्रोग्रेशन हमारा नहीं था इस वजह से, क्योंकि महागठबंधन की सरकार अगर आ गई तो हो सकता है कि फिर से उनके मन में भी ये चीज था। तो उन महिलाओं ने खुलकर नीतीश जी को वो दिया है। दूसरा बात, उन्होंने इस गठबंधन धर्म का पालन किया कि अगर मेरी सीटें अगर निकल रही है तो मेरे जो सहयोगी दल है उनके सीटों पर भी वो वोट ट्रांसफर हो। बिल्कुल। तो ये राजनीतिक रूप से मैं इनको कहूंगा बिहार का चाणक्य है। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और आज 14 तारीख है। 14 तारीख बिहार की राजनीति के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि आज ही जो नतीजे, चुनावी नतीजे जो आ रहे हैं या हम कहें रुझान जो सामने आ रहे हैं, इसमें एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। अगर हम सीटों की बात करें तो जदयू अभी जो रुझान है उसमें लगभग 80 सीटों पर आगे है, तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 90 सीटों के आसपास में है। लोजपा की बात करें तो लोजपा 21 और जो अन्य सहयोगी दल है वो 7 सीटों पर हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और वो 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। ऐसे में ये पूरा जो प्रचंड बहुमत है, क्लीन स्वीप एक तरह से कह सकते हैं, बिहार में जो एनडीए गठबंधन ने किया है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम किए हैं, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर गौतम कुमार है। इनसे हम समझेंगे कि ये पूरा जो समीकरण बना और समीकरण बनने के बाद जो चुनावी नतीजे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम किया है और आपको क्या लगता है कि जो अभी रुझान है, ये रुझान क्या नतीजा में ऐसे ही बदल जाएगा या फिर इससे कुछ इतर भी हो सकता है? ये जो रुझान है, अभी बीजेपी 90 पर है और जदयू 81 पर है। 21 सीटों पर लोजपा आगे है और 7 पर तो अन्य दल है, सहयोगी दल है। ये इस जो रुझान आपको दिख रहे हैं इसमें मुश्किल 10 सीटों का अंतर आएगा। अच्छा जी, ये ओवरऑल 10 से 12 सीटों का ही अंतर आएगा। जो अंतिम काउंटडाउन में जो अंतिम चरण का जो होता है, 10 से 12 सीटों से ज्यादा का अंतर नहीं आने वाला है। ये एक तरीके से सुनामी है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोगों का विश्वास, और मैं ये कहूंगा कि बिहार की महिलाओं ने नीतीश जी को उनका फेयरवेल गिफ्ट दिया है। बिल्कुल। और बिहार की राजनीति की यही तो एक खासियत है, जिसको आप चुका हुआ मान लेते हैं वो यहाँ पलटवार करता है। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। बिल्कुल। 80 साल की उम्र में उन्होंने जो जोश दिखाया था, मैदान फतह, अंग्रेजों के जो दांत खट्टे किए थे उन्होंने, उसी तरह का राजनीतिक शौर्य का परिचय नीतीश कुमार ने दिया है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद उनके मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। विपक्ष के जो हमारे नेता हैं तेजस्वी, उनके द्वारा तो ये पूरे चुनाव काल में इसी बात का ही फोकस था। यहाँ तक कि जन सुराज के द्वारा भी आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर वो अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों का नाम बता दे तो उसी दिन से वो राजनीति छोड़ देंगे या उनके समर्थन में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यही तो फैक्टर नहीं है जो कि मतलब बाकी दलों के लिए बैकफायर कर गया कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट में इतना उन्होंने नैरेटिव सेट किया, जो कि वोटिंग में ये सारी चीजें बैकफायर कर गई, चाहे हम जनसुराज की बात करें या फिर महागठबंधन की। जी देखिए, विपक्ष का काम है प्रोपेगेंडा फैलाना या जो बातें करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास एक ऐसा वोट बैंक है जो भारतीय राजनीति के हिसाब से आप देखें तो बहुत कम लोगों के पास ऐसा अवेलेबल है। उनकी अपनी जाति के हिसाब से कोई वोट बैंक नहीं है। अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट, उनके पास एक ऐसा वोट बैंक है जिसकी देश में हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है, और वो महिला। उन्होंने जो भी काम किया, भले उनकी आलोचना हुई, राजस्व का घाटा की बात की गई हो, शराब तस्करी की बात की गई हो, लेकिन महिलाएं आज प्रसन्न है कि उनका हस्बैंड, उनका पति जो है, उनका बेटा जो है, वो आज पीकर घर में मारपीट नहीं करता है। महिलाएं इससे ज्यादा सुरक्षित है। महिलाओं को ये मंजूर है
कि ठीक है कुछ कठिन हमारे सामने चुनौतियां आ जाए, लेकिन हमारा कम से कम परिवार जो है वो पीकर एक्सीडेंट सुरक्षित तो है। उन्होंने ये जो रिटर्न महिलाओं को गिफ्ट दिया है, जीविका दीदी को, आंगनबाड़ी दीदी को, रसोईया को, महिला जो टीचर्स हैं, वो बच्चियां जो आज आप सोचिए साइकिल से स्कूल जाती है, उनको पोशाक मिल रहा है, मैट्रिक की छात्रवृत्ति जो मिल रही है, ग्रेजुएशन पास करने के बाद 50,000 जो उनके खाते में आ रहे हैं। आप शहरों में चले जाएं कहीं भी, और जब आप देखेंगे कि लड़कियां फिजिकल की तैयारी करते हुए रात को 7-8 बजे तक आपको रात को गांधी मैदान में वो दिखती हैं, उनकी माँ जब ये बताती होगी कि बेटी तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये ऐसा मौका मिला है कि तुम बाहर जा पा रही हो, ये मेहनत कर पा रही हो, नौकरी कर रही हो, 35% का आरक्षण नौकरियों में, डोमिसाइल नीति का पालन कि उनको वो मिलना है, तो वो बहनें, वो लड़कियां क्या महागठबंधन को वोट करती है। उनकी माँ जब बताती होगी कि 4 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, स्कूल और हायर स्कूल का प्रोग्रेशन हमारा नहीं था इस वजह से, क्योंकि महागठबंधन की सरकार अगर आ गई तो हो सकता है कि फिर से उनके मन में भी ये चीज था, तो उन महिलाओं ने खुलकर नीतीश जी को वो दिया है। एक सवाल ये भी उठा था जब सीट बंटवारे हो रहे थे, सीट बंटवारे को लेकर के कहा जाता है कि सीट का जो कॉम्बिनेशन है वो सही तरीके से नहीं बैठा है, और इसका कहने का एक ठिकरा जो विपक्षी है या फिर अंदर खाने ही चल रही थी कि संजय झा को, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उन पर भी फोड़ा गया था। आपको क्या लगता है कि ऐसी चीजें बस एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया गया था, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ और ही बता रहे हैं? देखिए, जब भी राजनीतिक पार्टियों के अंदर कोई एक नया मतलब ऐसा नेतृत्व जो पार्टी को गति दे सके, आगे की ओर ले जा सके, और उस पर जब शीर्ष नेतृत्व का विश्वास हो, तो जाहिर सी बात है जो उसके अंदर खाने में जो दूसरे लोग रहते हैं उसको अपने लिए वो चुनौती मानते हैं। लेकिन नीतीश जी को भी ये पता था कि पिछले चुनाव में कुछ रणनीतिक भूलें हुई थी उनसे। इस बार संजय झा जी के नेतृत्व कौशल में जिस तरीके का समीकरण बिठाया गया, गठबंधन धर्म का पालन किया गया, और न सिर्फ जदयू के हितों को सुरक्षित रखा गया, बल्कि साथ साथ ये भी देखा गया कि इनके अंदरूनी तनाव या कलह किसी तरह की स्थिति न पैदा हो जिससे गठबंधन को नुकसान हो। इस बार ये सुनिश्चित किया गया कि गठबंधन के अन्य जो दल है, अन्य दलों को ये धन्यवाद करना चाहिए कि संजय झा की बदौलत उनको जो सीटें दी गई उस पर उन्होंने उस पर चुनाव लड़ा, और उनको उसमें जो है सो सफलता भी मिल रही है इस मामले में। तो स्ट्राइक रेट उनका काफी अच्छा जा रहा है। पहले ये आरोप लगते थे, आप देखते हैं मीडिया में कई लोग कि जो सीटें अन्य दलों को जो दी जा रही है, सहयोगी दलों को, वो बहुत चुनौतीपूर्ण सीट रहेगी, वहां जीत नहीं पाएंगे। लेकिन संजय झा को ये पता था कि कौन सी सीटें कहाँ जाएगी। बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगा कि सीटों का फार्मूला तय किया गया, सारे सर्वे के साथ तय किया गया। अंदर खाने ये नहीं हुई थी कि बाहर में जो है वो राजनीतिक दल क्या करे, वो इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला था। ना सिर्फ उन्होंने मीडिया के माध्यम से बेहतर काम किया, लोगों के बीच में सरकार की योजनाओं को ले जाने का भी अच्छा प्रयास किया, और पूरी मिथिलांचल के क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है, और लोग मानते हैं कि वहीं तक है, लेकिन उससे हटकर इन्होंने इस बार काम किया। जी नहीं, अगर आप उनका प्रभाव क्षेत्र देखें इस बार, तो शाहाबाद क्षेत्र में भी उनका बड़ा अच्छा ये रहा। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हमको जो सीटें मिली हैं, 10 सीटें मिली हैं, वो उन्होंने जानबूझकर मगध उस क्षेत्र में छोड़ा जहां उनका वो प्रभाव क्षेत्र हो सकता था। अगर वो सीटों के बंटवारे के नाम पर ये ले लेते कि मुझे भी यहाँ से सीटें चाहिए ही चाहिए हर हाल में, जबकि अपने कैंडिडेट भी वहां उन्होंने वैसे ही दिए हैं, अगर उस क्षेत्र में दिए हैं जो विनिंग फैक्टर्स में काम कर सके। दूसरा बात, उन्होंने इस गठबंधन धर्म का पालन किया कि अगर मेरी सीटें अगर निकल रही है तो मेरे जो सहयोगी दल है उनके सीटों पर भी वो वोट ट्रांसफर हो। तो ये राजनीतिक रूप से मैं इनको कहूंगा बिहार का चाणक्य है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक फैक्टर तो बिहार की राजनीति में है, उससे कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन एनडीए को और जो जदयू को जो प्रचंड बहुमत मिल रही है उसके पीछे एक फैक्टर जो है वो संजय झा जी। इस देखिए, बिहाइंड द कैमरा हम जिसको कहते हैं कभी कभी, उसी तरीके से उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर, आपने उनको बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार के बोलते हुए नहीं देखा होगा। तो एक कहावत है ना कि जो बोलने वाला आदमी होता है वो कुछ करके नहीं दिखा पाता है, लेकिन जो करने वाला होता है वो ज्यादा बोलता नहीं है। सबसे बड़ा बात चीज क्या था कि जदयू के अंदर
कई बार लोगों ने कहा कि जदयू बट जाएगा, कई धड़े बन जाएंगे इसके अंदर। उन्होंने उन सारी चीजों को एकत्रित कर कर इन सारी चीजों पर, चुनाव की प्रक्रिया के बीच में तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी, सारी चीजों पर विराम लग चुका था। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और सीट शेयरिंग की बात हुई, थोड़ा बहुत जो उथल पुथल होना था वो तो स्वाभाविक होता है, लेकिन उसके बाद आप किसी भी मीडिया कवरेज में मुझे कोई एक ऐसा बयान नहीं दिखा सकते हैं जहां जदयू के अंदर खाने की कोई बात आ रही हो। तो चलिए, इस वीडियो में हमने आपको तमाम जानकारी देने की कोशिश की कि आखिर जो अभी जदयू को जो बहुमत मिल रही है, जो एनडीए को जो सीटों का जो समीकरण बदला और उसके बाद प्रचंड जीत की तरफ एक तरफ से एनडीए बढ़ रही है, और एक आध घंटे में सब कुछ स्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं। और इसके पीछे अगर बिहार की राजनीति और जदयू में अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार का कामकाज के बदौलत ही आज बिहार की जनता ने एक बार फिर से उनको मौका दिया है। वहीं अगर अंदरूनी बात करें, रणनीति की बात करें, तो रणनीति इस बार संजय झा की थी, चाहे वो सीट बंटवारे से लेकर के कैसे चुनाव लड़ा जाए और कौन से एजेंडे जनता के बीच में लेकर के जाया जाए, इन सब सारे मुद्दों पर उन्होंने एक अपना प्री प्लान सब कुछ तैयार करके रखा था। उसके बाद अब जो नतीजे आ रहे हैं वो सबको चौंकाने वाले हैं कि एनडीए को जो प्रचंड बहुमत मिली है, इसमें एक फैक्टर संजय झा को भी जोड़कर देखा जा रहा है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।